हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये देश का करप्शन के मामले में जांच करने वाला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। लोकपाल के बाद हालांकि कुछ जुरिस्डिक्शन में ओवरलैप हुआ है, हालांकि अभी भी लोकपाल के बाद सीवीसी और सीबीआई ये तीनों ही साथ मिलकर काम करें तो करप्शन की फील्ड में काम करने वाले सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरुआत करके आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो ठीक है, जैसे मैंने आपको करप्शन की बात कही, ठीक है ना। करप्शन जो होता है, भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन देश में कार्यरत रहे हैं शुरू से ही। सबसे पहले आपको हम सीवीसी के बारे में बताएं, दूसरा होता है सीबीआई, और लेटेस्ट हमारा हो गया है अब क्या, लोकपाल बन गया है। तो कई बार इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि तीनों का काम क्या है और तीनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर मैं बेसिक आपको चीज़ें बता देता हूँ। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये सीवीसी है, ठीक है ना। इसका गठन जो है 1964 में किया गया था। 1962 में एक कमेटी बनी थी जिसका नाम है क्या, संथानम कमेटी। ये जब मैंने करप्शन एक्ट पढ़ाया था आपको, द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, जो एक्ट वाली प्लेलिस्ट में है वहाँ पर मैंने ये सब डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। अगर आपको थोड़ा और समझना है इसको एक्ट वाइज तो आप वो वीडियो देख सकते हैं पहले, नहीं तो यहाँ पर हम सीधे सीवीसी की बात करेंगे। तो बेसिक ये है कि 1964 में सीवीसी बनाया गया था, मतलब केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया था 1964 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जो हमारा इसकी सिफारिशें, कौन सी कमेटी की सिफारिशें थी, वो संथानम कमेटी की सिफारिशें थी जो 1962 में बनी थी कमेटी। इसने 64 में सिफारिश दी थी कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया जाए जो भ्रष्टाचार के मामले में निष्पक्ष होकर जांच करेगा। मतलब तो सीवीसी जो है ये एक ऑर्डर के तहत बनाया गया था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जिसकी तरह ये बनाया गया था बाद में। लेकिन 2003 में बाद में सरकार ने इसका एक्ट पास किया है, तो अब ये कैसा हो गया है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी हो चुका है। स्टैच्यूटरी मतलब एक वैधानिक निकाय बन चुका है। उसके पहले 2003 के पहले ये केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बनाया गया था। तो अब जो है स्टैच्यूटरी बॉडी बनने के बाद इसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाया गया है। मतलब सीवीसी इंडिपेंडेंटली काम करता है और सीधे पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अब पार्लियामेंट के प्रति क्यों है वो हम अभी आगे समझेंगे, ठीक है ना। तो एक पहली बात समझ में आई कि देश में भ्रष्टाचार के मुद्दों के आसपास जांच करने के लिए जो 3 संस्थान है उसमें पहला है सीवीसी, जिसको 1962 में बनी संथानम कमेटी की सिफारिशों पर 1964 में बनाया गया था। ये भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने वाली एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त इकाई है जिसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया था। 2003 में एक्ट पास किया गया है जिसको सीवीसी एक्ट कहते हैं, और उसके बाद इसको स्टैच्यूटरी दर्जा दिया गया है, और ये अभी एक इंडिपेंडेंट निकाय है जो सीधे पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता है। दूसरा है सीबीआई। सीबीआई हमको पता है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले जो है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके समय पे जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पास हुआ था 1946 में। और ठीक है ना, इस एक्ट के तहत जो है एक स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन किया गया था जो इन्वेस्टिगेशन करती थी किसकी, भ्रष्टाचार के मुद्दों की। कब, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भ्रष्टाचार के मुद्दों की जांच करने के लिए। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में इसको बनाया गया था डीएसपी एक्ट के तहत। तो उसका नाम डीएसपी स्पेशल पुलिस इसका नाम था। 1963 में एक होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के द्वारा इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, सीबीआई रखा गया है। तो अब ये क्या है, एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मतलब ये यूनिट पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, ठीक है ना। तो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से ही अपनी सारी शक्तियां ये लेती है सीबीआई। इसका नाम बदल के सीबीआई कर दिया गया है, और फादर ऑफ सीबीआई देश में बोला जाता है, उनका नाम है मिस्टर डीपी कोहली, इनको कहा जाता है, ठीक ना। डीपी कोहली को जो है फादर ऑफ सीबीआई कहा जाता है। अभी आपको पता है कि 2019 के पहले मध्य प्रदेश के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे उनका नाम था मिस्टर ऋषि कुमार शुक्ला। वो ही मध्य प्रदेश से उनको अपॉइंट किया गया था। तो अभी सीबीआई के हेड है मिस्टर ऋषि कुमार शुक्ला। तो ये सीबीआई के बारे में हमको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए। तो ये एक मूलभूत अंतर ये है सीवीसी और सीबीआई में कि ये एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कौन, सीबीआई, जबकि सीवीसी जो है ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, ये एक सलाहकारी बॉडी है। ये जांच नहीं करती है, ये क्या करती है, एडवाइजरी बॉडी की तरह बनी हुई है। इसलिए जो सीवीसी को कोई भी जांच करनी पड़ती है या इसके
सीबीएसई को कोई भी रिपोर्ट करता है कि सिविल सर्वेंट के खिलाफ करप्शन की जांच करनी है, तो सीबीएसई जो है सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखना। तो गवर्नमेंट ने सीबीएसई को सुपरवाइजरी पावर दे रखा है सीबीआई के ऊपर। एक बात आपका अच्छे रखना। दूसरा, सीबीआई के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये सीधे सीधे गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जिसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। ये डीओपीटी जो डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत सीबीआई उसका एक कार्यालय है, उसका एक पार्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का। तो इसलिए हमेशा से आरोप लगते हैं कि सीबीआई एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट के रूप में काम करती है, ठीक है ना। क्योंकि पुलिस एक स्टेट मैटर है, तो पुलिस की शक्तियां राज्यों के पास है। तो सीबीआई को किसी भी राज्य में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना पड़ता है तो उन्हें राज्य से परमिशन लेनी पड़ती है। ये डीएसपी एक्ट की धारा सेक्शन 6 में बताया गया है कि आपको कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना है राज्यों में तो पहले राज्यों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर राज्य मना कर देते तो आप वहां इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हो। इस कारण से सेंट्रल और स्टेट की लड़ाई सीबीआई के मामले में बहुत होती है। अभी सुशांत सिंह के मामले में आपने देखा बिहार और महाराष्ट्र में लड़ाई हुई, इसके पहले उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में अक्सर होते रहते हैं, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ था, आंध्र प्रदेश में भी ऐसा हुआ था। तो अगर परमिशन नहीं देगा राज्य तो सीबीआई राज्यों में काम नहीं कर सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन हमारा लोकपाल है। तो लोकपाल तो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी गई, क्योंकि इसमें जुडिशियल मेंबर भी है, इसमें जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं। इसको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बनाया गया। इसकी खुद की भी एक इन्वेस्टिगेशन की विंग बनाई गई है, लेकिन इनके पास इन्वेस्टिगेशन की टीम नहीं हो पाती है। तो लोकपाल भी जांच के लिए किसको बोलता है? सीबीआई के लिए ही बोलता है। इस तरीके से आप देखें कि इनके पास जो है मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री खुद हों, चाहे चीफ मिनिस्टर हों, सभी के खिलाफ जांच करने की शक्ति थी। इसलिए इसकी बहुत डिमांड की जा रही थी, क्योंकि सीबीआई में जो है ये गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, तो मंत्रियों के खिलाफ ये जांच नहीं करते, परमिशन लेनी होती तो परमिशन मिलेगी ही नहीं कभी। सीबीसी एडवाइजरी बॉडी है, इसकी रिकमेंडेशन कंपलसरी नहीं होती हैं, इसलिए सीबीसी भी टूथलेस है, सीबीआई भी टूथलेस है और हाईली क्या है, गवर्नमेंट के अंडर में है। हालांकि सीबीसी इनको इंडिपेंडेंट माना जाता है, लेकिन इसकी पावर नहीं है इसके पास। जबकि लोकपाल में जुडिशरी मेंबर है, तो ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बना दिया गया। तो यहाँ पर जो आपको कहती है, तीन चीजें आपको बहुत अच्छे से याद समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब सीबीसी, सीबीआई और लोकपाल, ये तीनों चीजें आपको अलग अलग समझ में आ गई। तो अब हम अपना सीबीसी का मैटर समझने की कोशिश करते हैं। तो तीन मुख्य स्तरीय संस्थान हैं देश में जो काम कर रहे हैं। तो लोकपाल है, 2013 में एक्ट आया था, जब से बन गए हैं। तो केंद्र में लोकपाल होता है और राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया गया है, सब राज्यों में। दूसरा सीबीसी मैंने बता दिया, 1964 में संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था, 2003 में एक्ट पास किया गया। और सीबीआई तो था ही हमारा, जो 1946 की दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत बनाया गया था, और 1963 में इसको सीबीआई नाम दिया गया। और फादर ऑफ सीबीआई का नाम मैंने क्या बताया? मिस्टर डीपी कोहली उनका नाम था। ये नाम आपको याद रखना है। आगे आ जाओ। तो करप्शन से रिलेटेड और कौन से एक्ट है? तो 1947 का एक्ट है हमारे पास। इसमें नया नियम 1988 में आया था, जिसमें अमेंडमेंट किया 2018 में, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है एक्ट वाली प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। इसके अलावा विसल ब्लोअर सुरक्षा अधिनियम है, इसकी नोडल एजेंसी भी सीबीसी को ही बनाया गया है, ठीक है ना। तो जो विसल ब्लोअर एक्ट है, इसका पूरा नाम क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सन मेकिंग डिस्क्लोजर एक्ट 2011, ठीक ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर करता है, जो पब्लिक के हित में कोई डिस्क्लोजर करता है, उनके हितों की ध्यान में रखते हुए, तो उनके सुरक्षा के लिए 2000 जो है सीबीसी को नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है। इसके लिए अब आचरण है, क्योंकि जो नेशनल सेवाएं होती हैं, सर्विसेज रहती हैं, उनके लिए आचरण नियम भी बनाए गए हैं भ्रष्टाचार के बचने के लिए। इसके अलावा जो कौन से एक्ट हैं जो इसी से संबंधित है? तो एक बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 है और अमेंडमेंट 2016 है। उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, 2002 है। इसमें 3 से 7 साल का प्रावधान है। यदि ब्लैक मनी के रूप में पाया जाता है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जो लोग ब्लैक मनी मार्केटिंग करते हैं। लोकपाल 2013 है। ये सारे एक्ट जो हैं इसी के परव्यू में आते हैं, सीबीसी के आसपास बात होगी। अब हम बात करते हैं संथानम कमेटी की। इसके आगे मैंने हिंदी में ही बताया हुआ है, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। संथानम कमेटी बनी थी 1962 में, रिकमेंडेशन दी इन्हें 1964 में। के संथानम इसके चेयरमैन थे, उनके नाम पर इसका नाम दिया गया है। इन्होंने ये पाया कि देखो, जो सिविल सर्वेंट होते हैं ना, बहुत सारी डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं, तो उसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं? हरासमेंट करते हैं, मिसकंडक्ट और
करप्शन पैदा करता है, वो डिस्क्रिशनरी पावर की वजह से ऐसा होता है। तो उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट विजिलेंस कमिश्नर बनाना चाहिए, और ये गवर्नमेंट ने मान के 1964 में बना दिया। इफ अ पर्सन ऑनेस्टली सस्पेक्टेड, हिज फुल और पार्शियल पेंशन शुड बी विथड्रॉन और ही मस्ट बी रिटायर्ड। ये गवर्नमेंट ने बाद में किया भी है, लेटेस्ट में भी कुछ बहुत सारे लोगों को फोर्सफुली रिटायर्ड किया गया था। अगर आपके कार्यकाल में बार बार आपके ऊपर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, तो आपको आपकी पेंशन पार्शियल कर दी जानी चाहिए या फिर उनको जल्दी रिटायर कर देना चाहिए, ठीक है ना। कोड ऑफ कंडक्ट मिनिस्टर्स के लिए, पब्लिक सर्वेंट और मिनिस्टर्स और सभी प्रकार के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके लिए लागू होना चाहिए। जो रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में जाने से रोकना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं फिर फेवरिज्म जो होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म और फेवरेटिज्म फॉलो करने लगते हैं। और सेक्शन 311 के तहत जो सर्विस कंडीशंस दी हुई हैं उनको बहुत ज़्यादा, उनकी वजह से जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसको अमेंडमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। और करप्शन के केस में जुडिशियल प्रोसेस को इन्वॉल्व करना चाहिए, मतलब सिविल सर्वेंट को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 311, ठीक है ना। जैसे कि आपको कोई जांच करनी है तो आपको सेक्रेटरी लेवल या उसके ऊपर के अधिकारी से जो परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि लोकपाल आने के बाद ये कंडीशन खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंडीशंस बनी हुई हैं, क्योंकि अभी इनका जुरिस्डिक्शन क्या है, ओवरलैप हो रहा है अभी भी। यही बात हिंदी में समझ लेते हैं। हिंदी मैंने आपको बताई 1962 में कमेटी बनी, 64 में रिकमेंडेशन दिए, संताराम साहब इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने 137 सिफारिशें दी थी, सरकार ने 106 उसमें से मान ली थी, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें बाद में आई, यही बात हिंदी में बता दी। 311 के तहत जो है संशोधन की बात कही थी इनने, और बोला था कि जो अभी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उनको रिटायर कर दो, आचरण संहिता बना दो सभी लोगों के लिए, ये इनकी रिकमेंडेशन थी। अब हम सीवीसी की बात करते हैं। देखो तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जब सीवीसी बना था तो पहला जब सीवीसी का गठन हुआ था तो पहले विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए थे, उनका नाम था मिस्टर नित्तूर श्रीनिवासा राव। ये नाम आपको याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, प्री में पूछ सकते हैं। वर्तमान में कौन है, मिस्टर संजय कोठारी हैं, जिनका अभी अप्रैल 2020 में इनको अपॉइंट किया गया है। हर साल अक्टूबर में विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है। 31 अक्टूबर, ये वाली 31 अक्टूबर उसमें कवर होता है। 31 अक्टूबर क्या होता है, जो हमारे वल्लभ भाई पटेल थे उनका जन्म दिवस होता है, नेशनल यूनिटी डे होता है। तो उसी बीच में जो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, और सभी ऑफिसर्स जो होते हैं वो ओथ लेते हैं करप्शन ना करने की, ठीक है ना। इस प्रकार की चीज़ें होती है, तो ये भी फैक्चुअल चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है ना। तो टर्म ऑफ ऑफिस के पहले मैं आपको बता दूं ये चीज़ कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो कमीशन जो होता है इसमें एक होता है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है, और इसकी हेल्प करने के लिए 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं साथ में। तो एक सीवीसी हो गया और 2 वीसी होते हैं। तो कुल कितने हो गए, 3 सदस्यीय बॉडी होती है, मतलब 3 मेंबर्ड बॉडी ये होता है, ठीक है ना। बात समझ आई। और इनका टेन्योर कितना होता है, मैक्सिमम 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, और 65 वर्ष तक ये रह सकते हैं। तो 65 वर्ष के पहले यदि उनका कार्यकाल बचा है तो 4 साल पूरे रहेंगे, नहीं तो 65 वर्ष दोनों में से कोई से भी एक, और दोबारा इनको जो है अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं। तो 4 साल का इनका कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, या 65 वर्ष तक जो भी पहले हो जाए। रिटायरमेंट के बाद दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट इन एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी, उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है। ये बात है, फैक्चुअल चीज़ें हमको याद रखना है। 4 साल और 65 वर्ष तक। 3 मेंबर बॉडी है, एक सीवीसी और 2 वीसी है। तो इसके नाम में ही 3 दिख रहा है आपको, देख लो CVC, ठीक है ना। तो एक वी है, ये मैन है, एक सी इधर है, एक सी इधर है। भाई याद रहेगा आपको आ रहा है, एक में आपका याद रखना इस तरीके से। 3 मेंबर बॉडी CVC। तो ये कमिश्नर, ये कमिश्नर, ये एक जो है ये मेन कमिश्नर है अपना, CVC हो गया। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो अपॉइंटमेंट का थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक चीज़ आपको याद रखनी है कि वहाँ पर हमने एक मिनिस्टर, जो इन दूसरे कमिश्नर होते हैं इनमें सब में अलग अलग कमिटीज़ बनती हैं जो फाइनल करती हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो कमिश्नर अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा, और अब प्रेसिडेंट को कौन बताएगा, तो एक कमेटी बनती है, एक हाई लेवल कमेटी बनती है। इस कमेटी में कौन कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम मतलब गृह मंत्री होता है, और जो हमारा अपोजिशन लीडर मतलब विपक्ष का नेता होता है उसको बनाया जाता है। तो पीएम, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता 3 लोग मिलके जो है नाम बताते हैं कि भाई ए को अपॉइंट करो, इसको बी को ये बनाओ और सी को ये बनाओ, और अपॉइंट कौन कर देता है, राष्ट्रपति कर देता है, ठीक है। तो वो फाइनल काम राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन ये नाम कौन सुझाता है, तो ये अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, वो नाम बताती है कि इसको चीफ बना दो, इनको 2 को कमिश्नर बना दो।
ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। ये अंतर यहाँ पर होता है कि यहाँ पर होम मिनिस्टर होता है जो इस कमेटी में होता है, और हमने पहले जैसे कि इंफॉर्मेशन कमीशन पढ़ा था तो वहाँ पर एक कोई भी मिनिस्टर था जिसको प्राइम मिनिस्टर जो है बोलता था, उस कमेटी में नॉमिनेट करता था कि ये एक्स मंत्री आ जाओ, कैबिनेट का कोई भी मंत्री हो। तो वहाँ ऑप्शंस था। यहाँ फिक्स है कि होम मिनिस्टर होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसलिए इसको बोला जा रहा है कि ये अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस बना हुआ है। मतलब ये इसके होने के कारण इसको बोला जा रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, संसद के प्रति है, ना कि गवर्नमेंट के प्रति। अगर यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होकर कोई से भी एक मंत्री और होता तो हम बोलते कि ये तो पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण में है। लेकिन यहाँ चूंकि विपक्ष का नेता भी है साथ में, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ये इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे तो यही बात हिंदी में बता दी। संरचना देख लो आप, एक सीवीसी होता है, चीफ होगा, 2 से ज्यादा सतर्कता आयोग नहीं हो सकते, मतलब 1+2 का फॉर्मूला फॉलो होगा, कुल कितने होंगे, 3। नियुक्ति कैसे होगी, तो एक कमेटी बनेगी, सिफारिशें देगी और राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। कमेटी का प्रधानमंत्री होगा, गृह मंत्री होगा और लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। 3 लोग मिलकर बताएंगे कि भाई राष्ट्रपति जी, ए व्यक्ति को चीफ बना दो, बी को सहायक बना दो, सी को सहायक बना दो। तो इस तरीके से नियुक्तियां हो जाएंगी। आगे आ जाओ। अब रिमूवल, तो हटाए जाने की प्रक्रिया जैसे मैंने पिछले वाले में बताई थी इन्फॉर्मेशन कमीशन वाले के बारे, वैसे ही सेम है। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा, और राष्ट्रपति किस आधार पर हटाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट अपनी रिपोर्ट में लिख के देगा कि इनके खिलाफ जांच हो चुकी है और इनको पाया गया है कि ये इस पोस्ट पर रहने के लायक या एलिजिबल नहीं है। तो और कौन कौन से कंडक्ट हो सकते हैं, जैसे इंसॉल्वेंट हो, दिवालिया हो गया हो, किसी भी ऑफेंस के प्रति कन्विक्ट किया हो, उसको जेल हुई हो पहले कभी, ठीक है ना, उसके ऑफिस टर्म में किसी भी बाहरी एम्प्लॉयमेंट में एंगेज रहा हो, बाहर से पैसा किसी चीज मिलकर मिलता रहा हो, ठीक है ना। अगर राष्ट्रपति को लगे कि ये पोस्ट के हिसाब से फिट नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है ना, किसी भी तरह उनको लगे कि ये जो है फाइनेंशियली और कोई भी इंटरेस्ट में जो है इस पोस्ट के लायक नहीं है, तो उनको हटाया जा सकता है। और व्यक्ति अपॉइंट हो चुका है फिर हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट में एक जांच करके रिपोर्ट भेजती है और प्रेसिडेंट को बोलती है कि हटा दो, उनकी जांच में रिपोर्ट में पाया गया है कि ये पोस्ट के लायक नहीं, तो हटा दिया जाएगा। सेम चीज हमने इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में भी पड़ी थी। तो उच्चतम न्यायालय एक रिपोर्ट जारी करता है, राष्ट्रपति को बोलता है हटा दो, और बाकी और दूसरे क्राइटेरिया होते हैं वो लगभग सब में सेम होते हैं कि दिवालिया हो गया, अपराध का दोषी ठहराया गया हो, रोजगार के दौरान किसी दूसरे आय में संलग्न हो, मन व शरीर से लगता हो कि वो जो है उस पोस्ट के लायक नहीं है, किसी भी वित्तीय जो गड़बड़ी होती है उसमें पार्टिसिपेट करता हुआ पाया गया हो, ऐसा हुआ है। ऐसा केस हो भी चुका है। 2010-11 में अपॉइंटमेंट हुए थे विजिलेंस कमिश्नर के, तो सुष्मिता स्वराज जी उस समय विपक्ष की नेता थी, तो उन्होंने मना कर दिया गया था कि जो मिस्टर थॉमस नाम था उनका, कि उनके अपॉइंटमेंट के लिए मैं अप्रूव नहीं करती हूँ, और बाद में जो है उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया था क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ने मना कर दिया था अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। अब आ जाते हैं फंक्शन पे, कार्य समझ लो। तो मैंने आपको बताया कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो एक्ट है ये किसके अंतर्गत काम कर रहा है, सीवीसी के अंतर्गत ही काम कर रहा है। सीवीसी में ही सारी रिपोर्ट की जाती हैं, और जो विसल ब्लोअर भी होते हैं वो किसको कॉन्टेक्ट करते हैं, सीवीसी को करते हैं। सीवीसी उस मामले की जांच करती है, क्योंकि इसके पास खुद की इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं है तो किसको बोलती है, सीबीआई को बोलती है, क्योंकि सीवीसी की सुपरवाइजरी पावर है किसके ऊपर, सीबीआई के ऊपर है, क्योंकि सीबीआई तो सीधे गवर्नमेंट की एजेंसी है, लेकिन सीवीसी इंडिपेंडेंट है तो सुपरवाइजरी पावर सीबीआई के पास है। सीबीआई के द्वारा जो है ये जांच करवाती है। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन बहुत ब्रॉड हो गया है, अब ये फाइनेंस मामले में भी करता है, क्रिमिनल मामले में भी करता है, और करप्शन के मामले में भी इन्वेस्टिगेशन करता है, सब मामले में करता है, अलग अलग विंग इनकी बनी होती है। तो इसको कोई भी इंक्वायर करना, इन्वेस्टिगेट करना है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, पब्लिक सर्वेंट है, जिसके ऊपर चार्ज लगे हुए हैं करप्शन के, भ्रष्टाचार के, तो वो सीबीआई के द्वारा जांच करवाना है, ये सीवीसी का काम है। ठीक है ना, तो इनका जो है एडवाइजरी और इंक्वायरी का काम है, इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा आगे आ जाओ, डीएसपी है जिसको हम सीबीआई कहते हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं सारे केस को रिलेटेड प्रिवेंशन, ये डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये उनको आदेश देते हैं कि भाई ये काम करो, वो काम करो। दे ऑल्सो सुपरिटेंडेंट ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, हर मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत एक विजिलेंट बनाया जाता है। ठीक है ना, एक सेंट्रल विजिलेंट ऑफिसर होता है, वो उस मिनिस्ट्री में सभी प्रकार की जो शिकायतों की जांच करने के लिए रहता है और गवर्नमेंट को सलाह देता है कि कौन सी प्रोसेस अपनाओ ताकि करप्शन ना हो। तो ऐसे विजिलेंस कमिश्नर होते हैं हर डिपार्टमेंट में, हर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है ना, सीबीसी मेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि देखो
ईडी जो होती है जो हमको क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो होता है, ठीक है ना, प्रवर्तन निर्देशालय बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारा सीबीआई होता है। तो ईडी और सीबीआई में भी जब व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट किए जाते हैं तो एक कमेटी जो नाम सुझाती है, उस कमेटी में सीवीसी के मेंबर्स भी होते हैं। सीवीसी के मेंबर जो होते हैं, क्योंकि ये बड़ी एजेंसी है, ये इंडिपेंडेंट है, तो सीवीसी का चीफ कमिश्नर और इसके जो सदस्य होते हैं उस कमेटी का हिस्सा होते हैं, जो उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो ईडी में और सीबीआई में चेयरमैन या उनके डिप्टी चेयरमैन बनाए जाने चाहिए, ठीक है ना। अब वो तो दूसरी कमेटी होती है हाई लेवल की, जो प्राइम मिनिस्टर जिसमें होगा, होम मिनिस्टर होगा, ठीक है ना, और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, वो तो फाइनलाइज करती है, वो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है। ये होती है सर्च कमेटी। ये दो टाइप की कमेटी बनती है सर्च कमेटी। भाई ये इनके पास तो भाई 8, 10, 15 नाम होंगे तो वो बता देंगे किसको कर लो, लेकिन वो 8, 10, 15 नाम कहाँ से आएंगे? तो क्योंकि ये लोग उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। तो सीवीसी का चेयरमैन है, वाइस जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का चीफ कमिश्नर है, बाकी कमिश्नर हैं, जो होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज होते हैं, ये एक लिस्ट बनाते हैं कि भाई ये 8 लोग हैं, ये 8 लोगों में से कोई एक व्यक्ति बनना चाहिए। तो ये सर्च कमेटी होती है इनकी। ये 8 लोग भेजते हैं किसको? हाई लेवल कमेटी को, इसमें प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर होंगे। ये बोलेंगे कि इन 5 में से इन 3 लोग को बनाना है, और किसको बोलेंगे? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट कर देगा। तो ये एक सर्च कमेटी होती है, एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है, 2 कमेटियां होती हैं, ठीक है ना। तो जो सर्च कमेटी होती है वो सीवीसी उसका इंपॉर्टेंट मेंबर होता है। तो सीवीसी का चेयरमैन भी उसका मेंबर होता है, और उसके जो दूसरे चेयरमैन कमिश्नर होते हैं वो भी उसके मेंबर होते हैं, ठीक है ना। तो ईडी और सीबीआई में भी जो अपॉइंटमेंट होंगे उसके लिए एडवाइजरी का काम भी किसका है? सीवीसी का काम है। ये आप बात अच्छे से याद रखना। तो ईडी के लिए भी लागू है और ये सीबीआई के लिए भी लागू है। The commissioner acts as an authority to receive information that is related to suspicious transaction under prevention of मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ठीक है ना। तो पैसे का आवागमन होता है, जैसे आपने पता हो कि कोई भी व्यक्ति के पास पैसा पाया गया, ब्लैक मनी पाया गया, या फिर पैसा आया बाहर गया, या ब्लैक से वाइट हो रहा है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के सारे मामले भी कौन होते हैं? सीवीसी के पास ही होते हैं। ये सारा इनका ब्रॉड इंपॉर्टेंट काम है। तो आपको ये तीनों में अंतर समझ में आ गया है पहले का, तो ये सब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। इसके बाद ये हिंदी में बात समझ लो। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और संशोधन 2018 के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो मैंने पढ़ाया हुआ है। आप वो वीडियो देख लेना तो आपको समझ आ जाएंगी। तो डीएसपी को ही डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है। इसी के सरकारी मंत्रालयों में भी जो है जितने भी अधीक्षक होते हैं, जो भी ऑफिसर्स बनाए जाते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं इसी को। प्रवर्तन निर्देशालय है और सीबीआई है, वहाँ पर जितनी भी नियुक्तियाँ होती हैं उनके लिए एडवाइजरी का काम कौन करता है? सीवीसी सजेस्ट करता है किस व्यक्ति को अपॉइंट होना चाहिए। और धन शोधन निवारण अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए यही टॉप नोडल एजेंसी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सीवीसी किन किन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकती है, ठीक है ना। इस मामले में देखो लोकपाल के साथ इनका जुरिस्डिक्शन बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है। हालांकि इन दोनों के पास इन्वेस्टिगेशन की विंग नहीं है अभी। लोकपाल के अंदर प्रावधान है कि उनकी खुद की होनी चाहिए, और उसके लिए वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती हैं स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन विंग इनकी खुद की अभी नहीं है, लोकपाल की बहुत एक्टिव। तो वो क्या करते हैं? सीबीआई की हेल्प लेते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो सीवीसी का जुरिस्डिक्शन क्या है, मतलब किन किन के खिलाफ ये जो है इंक्वायरी करवा सकती है? तो सारे जो यूनियन गवर्नमेंट के मंत्री वो ऑफिसर्स होते हैं, चाहे ग्रुप ए ऑफिसर हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विस मतलब IAS है, IFS है, समझ रहे हो, ये सारे लोग हैं। और उसके बाद देखो पब्लिक सेक्टर बैंक के ऑफिसर्स हैं, मतलब स्केल 5 के, मतलब टॉप ऑफिसर्स हैं। RBI, अनावार्ड, सिडबी के ऑफिसर्स हैं, है ना। PSUs हैं, उनके ऑफिसर हैं। इंश्योरेंस कंपनी से LIC है, उनके ऑफिसर्स हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। ऑफिसर्स ड्राइंग सैलरी ऑफ दिस पर मंथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, ये इनका जुरिस्डिक्शन है। मतलब ये टॉप लेवल के अधिकारी जो होते हैं उनके जांच कर सकते हैं। अब लोकपाल का तो लोग सेंट्रल स्टेट दोनों में और सारे अधिकारी आते हैं उनके पास, ठीक है ना। तो कहीं भी उनको लगता है कि हमारा काम बहुत बढ़ रहा है, तो वो जो है दूसरों को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देते हैं कि आप कर लो जांच, रिपोर्ट हमें देना, फाइनल डिसीजन हम लेंगे। ये इनका जुरिस्डिक्शन होता है। ये वो एक्ट के प्रावधान है। 2018 में करप्शन एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुए थे, ये पढ़ लो आप बस एक बार। ये मैंने समझाए हुए हैं करप्शन एक्ट में, आपको समझना हो तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो कि अब भ्रष्टाचार करने वाला और जो रिश्वत देने वाले को भी 7 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। प्री इन्वेस्टिगेशन अप्रूवल की बात की गई थी, अब जरूरत नहीं है, ठीक ना। क्रिमिनल मिसकंडक्ट, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर करप्शन की जांच चल रही तो आपकी जमीन जब्त की जा सकती है। ये कुछ प्रावधान थे जो उसमें किए गए थे
जो आप जो है देख सकते हो वहाँ पर, जो करप्शन एक्ट मैंने पढ़ा हुआ था। आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इसे सम्मान देते हैं जो। अब यहाँ पर देखो, मैं हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के, वो अलग से करा दूंगा इस कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि इसमें 2 हमारे कमीशन और बचे हुए हैं। उसके बाद हम एक लंबी लगभग 100, 200, 300 क्वेश्चन जो हैं कमीशन से रिलेटेड, उसकी वीडियो डाल दूंगा। उसमें क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के, मतलब हिंदी ऑब्जेक्टिव रहेंगे, तो वो सॉल्व कर लेना। यहाँ पर मैंने हिंदी नहीं डाली, हालांकि मैं समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, सीबीसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा कथन सत्य है। पहला, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का इस चेयरमैन ऑफ अ कमेटी, एक कमेटी का चेयरमैन होता है जो रिकमेंड करता है ईडी में अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये मैंने अभी बताया आपको कि ये ईडी में भी रिकमेंड करता है और सीबीआई में भी करता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सीबीआई में भी होता है, ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरा, सीबीसी गिव डायरेक्शन टू द डीएसपी, डीएसपी मतलब सीबीआई की बात हो रही है, फॉर डिस्चार्जिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरेस्टेड अंडर डीएसपी एक्ट। भाई ये बात दोनों सच हो गई, बोथ एंड टू। तो डायरेक्ट करता है कुछ काम करने के लिए अगर वो जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन सच है और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑफिस ऑफ सीबीसी फॉल्स अंडर द डैश मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है सीबीसी का ऑफिस, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, नन ऑफ द अबव। ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना, हमने पढ़ा था सीबीआई, जो किसके अंतर्गत आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, डीओपीटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो सीधे सीधे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत है, तो वो सीबीआई आता है, ना कि सीबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इस सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट, वार्षिक रिपोर्ट सबमिट करता ही है। एंड द कमीशन डज नॉट हैव स्टैट्यूटरी एक्सेस स्टेटस, सॉरी, तो डज नॉट हैव, ऐसा है क्या, नहीं, गलत है ये तो। दूसरा, पहला सच है, रिपोर्ट तो देती है सालाना, और दूसरा क्या है, नहीं है भाई, 2003 में दिया गया स्टैट्यूटरी स्टेटस, इसको वैधानिक निकाय बना दिया गया है 2003 में एक्ट पास करके। दूसरा गलत हो गया, ओनली 1 is 2। इनकी रिपोर्ट की एक खास बात और होती है, ये रिपोर्ट में वो बताते ही हैं कि हमने साल भर क्या काम किया गया है, साथ में ये बहुत सारी सिफारिशें भी देते हैं कि हमको करप्शन को रोकने के लिए क्या काम करना चाहिए, कैसे हम इसको रोकें। इसलिए इनकी रिकमेंडेशन जो गवर्नमेंट थोड़ी सी ध्यान देती है कि कौन कौन से मेजर लिए जाएं ताकि करप्शन को रोका जा सके। तो एक साल में क्या काम किया वो तो बताते ही हैं, कुछ सिफारिशें भी देती हैं। Who is following is not a part of committee to select CVC। CVC को सिलेक्शन के टाइम पे कौन सा मेंबर जो है उसका पार्ट नहीं होता है। होम मिनिस्टर तो होता है, हम देख चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है, प्राइम मिनिस्टर भी होता है, राज्यसभा का जो अपोजिशन लीडर है वो नहीं होता। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैव द पावर टू रिमूव CVC एंड अदर विजिलेंस कमीशन, किसको होता है, बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। तो हम देख चुके हैं कि रिमूवल तो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट नहीं है तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट और रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन कहाँ से आ गया, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट एक रिपोर्ट भेजेगा कि हाँ जांच में पाया गया है कि इनको हटाया जाना चाहिए, तो ए इज करेक्ट आंसर। सेंट्रल कमीशन में सेटअप बाय कौन से सन में एस्टेब्लिश किया गया था ना, समझ में बताया था मैंने आपको कि संथानम कमेटी बनी थी 1962 में, इसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी 1964 में, और उसके बाद CVC बनाया गया। तो सही आंसर क्या होगा, सी। ये हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से इसको देखना, रिवाइज करना, अच्छे नोट्स बनाना, इसको अच्छे से समझोगे आप। और वो वीडियो एक्ट वाली और देख लेना अगर आपको ज़रूरत लगे तो, करप्शन वाली, उसके साथ ही पढ़ोगे तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो है एथिक्स में भी आपके काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर भी करप्शन बहुत बड़ा टॉपिक है। तो वो एक्ट वाली वीडियो और इसको मिला के आप देखोगे तो आपको करप्शन वाला टॉपिक भी काफ़ी अच्छा हो गया। उस वीडियो में मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी पढ़ाया हुआ था, हालांकि उसमें हिंदी है, लेकिन आप 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।